हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। शिव शिव कुमार पाल। यस सर। ठीक है, ठीक। ये ट्यूट शेयर किया है मैंने, सॉरी, एक मिनट। ट्यूट 4 शेयर कर रहा हूँ मैं। जस्ट वेट। दिख रहा है बेटा? ये देखो, शेयर किया है जो। ये शेयर किया है बेटा, दिख रहा है? यस सर, विजिबल है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। देखिए, ट्यूट 4 की बात हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। कौन कौन से हम क्लास में कवर कर चुके हैं और कौन से आपके न्यूमेरिकल्स हमारे कवर होंगे, ठीक है? ओके, सो इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है। डिस्कस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना, स्टेबल रेडिएशन पैटर्न डायग्राम, and then we need to compare the short electric dipole with half wave dipole, ठीक है? तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट वेट करिएगा। अभी मैं शेयर करूंगा आपको जब वाइट बोर्ड, उस पर मैं शो करूंगा आपको। ये मैं क्वेश्चन कराया हुआ हूँ, ठीक है? तो वहाँ से आपको मैं जो है आप डेटा ले सकते हैं और वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? ये पढ़ा चुका हूँ मैं। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना होता क्या है, इसका रेडिएशन पैटर्न कैसे बनता है, और इसका कंपैरिजन हाफ वेव डाइपोल के साथ। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, that is obtain the expression for the magnetic field radiated by a short electric dipole। इसको आप अभी स्किप कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन अभी आप स्किप कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये अभी हमने डेरिवेशन ये वाला नहीं कराया है, और इसकी अभी बता दूंगा मैं जब टाइम मिलेगा। अभी इसको छोड़ दीजिए आप, सेकंड क्वेश्चन केवल, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड की जो रेडिएशन इंटेंसिटी के लिए जो हम फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उसका रिलेशन है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, डिराइव द रेडिएशन रेजिस्टेंस फार्मूला फॉर ए डाइपोल एंटीना। ये मैं करा चुका हूँ, ये आपके नोट्स में है। अभी मैं नोट्स दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन है, a dipole having a length of 3 centimeter that is operated at 1 gigahertz. If the efficiency of the dipole is 0.6, then find the radiation resistance and directivity, ठीक है? तो ये सिंपल का क्वेश्चन है। रेडिएशन रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला आपको बताया था कि डाइपोल के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है वो 80 पाई स्क्वायर DL बाई लैम्डा का होल स्क्वायर होता है, ठीक है? रेडिएशन रेजिस्टेंस इन जनरल। तो ये हो जाएगा 80 पाई स्क्वायर। लेंथ आपको गिवन है, लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है? डाइपोल की लेंथ तो 3 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर में, अगर लिखेंगे तो 0.03 मीटर हो जाएगा अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा हो जाएगा C/F, ठीक है? C होगा आपका 3 × 10⁸ और F आपको गिवन है 1 गीगाहर्ट्ज, 1 × 10⁹ इससे आपको मिल जाएगा 3 × 10⁻⁻1, ठीक है? मीन्स ये 0.3 आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 0.3, इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है? इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो 80 पाई स्क्वायर
और ये आ जाएगा आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 3/30, 3/30 क्लियर। 3 × 10⁻30 स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 80 पाई² अपॉन 100। ये कैंसिल हो जाएगा। 0.8 पाई², इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेडिएशन रेजिस्टेंस हो गया, ओम इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? ये Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और पूछा है, डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी कैसे निकालेंगे? डायरेक्टिविटी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी भी गिवन है आपको 0.6। डाइपोल एंटीना की एफिशिएंसी आपको गिवन है 0.6। ठीक है, और ये सब हमने बता ही दिया। लैम्डा भी गिवन है, यहाँ से निकाल लिया था हमने। रेडिएशन रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो अब आप डायरेक्टिविटी कैसे निकालेंगे बताइए? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डायरेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस, वेवलेंथ एंड दिस? कोई बताएगा क्या रिलेशन होता है डायरेक्टिविटी का? हम्म, क्लास बताइए। बताइए बेटा, डायरेक्टिविटी हमने पढ़ाया था 3rd यूनिट में, जब एंटीना डिजाइन पढ़ाए थे। क्या रिलेशन बताया था डायरेक्टिविटी का? हम्म, बताइए। हेलो, डायरेक्टिविटी बताइए क्या होगा? हम्म, आवाज नहीं आ रही बेटा किसी की। ओके, सो 1 मिनट रुकिएगा। जितने बच्चे अभी कनेक्टेड हैं इस समय, ठीक है, अराउंड 5 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड। सेजल शुक्ला, व्हाट इज डायरेक्टिविटी? कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे इसमें, इस यूनिट इंस्टीट्यूट के, कि नहीं कराए थे पहले आप लोग को? हेलो, सर 1-2 क्वेश्चन करते हैं। 1-2 करा चुके थे ना, हमने बोला होगा शायद आपको डायरेक्टिविटी निकालने के लिए, है ना? आई थिंक सो। डायरेक्टिविटी आपको निकालने के लिए हमने बोला था, इसका हमने रिलेशन आपको पहले ही बताया हुआ है। आपको जब ये सारी चीज़ हमने निकलवा दी है, रेडिएशन रेजिस्टेंस, केवल डायरेक्टिविटी निकाल, इसका आप रिलेशन यूज करिएगा इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस, लैम्डा एंड एफिशिएंसी, देन यू विल गेट द डायरेक्टिविटी। क्लियर? इसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमने निकलवा दिया आपको। 5th क्वेश्चन है, फॉर ए 2 एलिमेंट एंटीना एरे separated by this, clear, derive the field quantities and draw its radiation pattern for the phase difference of 45 degree, clear। so ये कैसे कैसे करेंगे? ये भी हम आपको डिराइव कराए हुए हैं यूनिट 4 में, कि जो 2 एलिमेंट एरे है उसके लिए हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। तो फार्मूला आप कौन सा यूज करेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, कुछ सॉल्यूशंस हमने आप लोगों को क्लासरूम में शेयर किया हुआ ट्यूट का, आपको मिल गया होगा। ठीक है, यूनिट ट्यूट 4 के सॉल्यूशंस में हमने आपको शेयर किए हुए हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। डी आपको गिवन है, दैट इज 3 λ/4। दिस इज द स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स। क्लियर? तो डी आपको 3 λ/4 गिवन है। फाई की वैल्यू 45 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। तो ई का क्या रिलेशन है? 2 EA cos पाई डी cos 5/λ प्लस अल्फा ई बाई 2। अल्फा ई क्या होता है? एक्साइटेशन एंगल होता है।
ठीक है। फाई आपको 45 डिग्री दिया तो फाई की वैल्यू यहाँ 45 रख देंगे। डी की वैल्यू आपको 3 लैम्डा बाई 4 है तो 3 लैम्डा बाई 4 रख देंगे यहाँ पे। है सॉल्व करने के बाद आपको ई ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक, अब बात आती है रेडिएशन पैटर्न बनाने की। तो दिस इज विल बी योर रेडिएशन पैटर्न, क्लियर, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, क्लियर। तो दिस टाइप ऑफ रेडिएशन पैटर्न यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, क्लियर। ऐसे आप बना सकते हैं। दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न, ठीक है। सो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, दिस इज एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बेस, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन। ये हमने डिराइव भी कराया आपको, मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। डेरिवेशन भी हम कराए हुए हैं। ये देखिए आप यूनिट 4, ओके। जस्ट वेट, आई एम जस्ट शोइंग यू। ये देखिए यूनिफॉर्म लीनियर एरे निकल, ये हमने निकलवाया था। ये देखिए एक्सप्रेशन फॉर द रेडिएशन टू एलिमेंट यूनिफॉर्म एरे जो हमने बताया था। तो हमने एक्सप्रेशन बताया था रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न का ऑफ टू एलिमेंट एरे। यही हमने फॉर्मूला यूज किया। देखिए 2 cos पाई डी cos फाई बाई लैम्डा प्लस एल्फा ई बाई 2, ठीक है। ये इसका डायग्राम था जिसमें हमने बताया था कि दो एंटीना एरे हैं, एंटीना एलिमेंट है जो ए और बी पॉइंट पे हैं। उन दोनों से हम पी पॉइंट पे बेसिकली हम पैटर्न निकालेंगे, फील्ड की वैल्यू, ठीक है, जो कि आर ए आर बी डिस्टेंस पे है। रे जो है आर ए और आर बी से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो देखिए हमने जो ई की वैल्यू निकाली वो क्या आई है, ये आई है, नीचे देख सकते हैं आप। दिस इज योर ई, ये देखिए दिस इज योर ई, क्लियर, दिस इज योर ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ए cos पाई डी cos फाइव बाई लैम्डा प्लस एल्फा ई बाई 2। यही वाला फार्मूला हमने यूज किया है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ये हम आपको भेज भी चुके हैं क्लासरूम में, अगर आप चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। A broadside array operating at 100 megahertz consisting of 6 half wave dipoles spaced lambda by 2 apart, clear। तो एक एंड फायर ब्रॉड साइड एरे हमने आपको पढ़ाया था जिसमें हमने आपको दोनों के लिए फर्स्ट नल बीम विड्थ निकलवाई थी, जिसको नल टू नल बीम विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट नल बीम विड्थ हमने दोनों के लिए निकलवाया था आपको फार्मूला। तो उसी फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें आपको गिवन है कि अगर सारे एलिमेंट्स एक्साइटेड हो रहे हैं विथ करंट ऑफ इक्वल फेज हैविंग एम्पलीट्यूड ऑफ 1 एम्पियर, तो कैलकुलेट रेडिएटेड पावर एंड फर्स्ट नल बीम विड्थ ऑफ द एरे। तो ये क्वेश्चन भी देखिए हमने कराया है क्लास में, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट, देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 6 क्वेश्चन है ये वाला। ये हमारे एंटीना एलिमेंट्स हैं जो कि एक एरे के परपेंडिकुलर अरेंज है। तो ब्रॉड साइड एरे में क्या होता है, जो एंटीना एलिमेंट्स होते हैं, ये एरे एलिमेंट्स, वो एरे एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गए। ये कितनी कितनी डिस्टेंस पे हैं, लैम्डा बाई 2 इक्वल स्पेसिंग पे हैं सारे एलिमेंट, ठीक है। इनके लिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 मेगाहर्ट्ज, नंबर ऑफ हाफ वेव डाइपोल दिया है 6, मींस एन की वैल्यू 6 है। ये टोटल 6 डाइपोल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। स्पेसिंग कितनी है सबके बीच में, लैम्डा बाई 2 है। कितनी करंट से एक्साइटेड हो रहे हैं, ये 1 एम्पियर की करंट इसको इनपुट पे हम दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो रेडिएटेड पावर निकालना है और फर्स्ट नल बीम विड्थ निकालना। तो फर्स्ट नल बीम विड्थ क्या होती है, देखिए ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये और ये पॉइंट, ये दोनों मिला के आपके क्या है, ये एग्जैक्टली फर्स्ट नल बीम विड्थ है, FNBW, या फर्स्ट नल पॉइंट बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नल टू नल पॉइंट, ठीक है, नल टू नल पॉइंट बोल सकते हैं। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। ये नल टू नल पॉइंट्स हैं, ठीक है।
इनके बीच का जो ये विड्थ है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट नल बीम विड्थ, नल टू नल बीम विड्थ भी बोलते हैं इसको, इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमको एग्जैक्टली निकालना है इसमें रेडिएटेड पावर और एफ एन बी डब्ल्यू। रेडिएटेड पावर हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, सिंपली आई स्क्वायर आर किया। आई जो यहाँ रखेंगे वो एसी करंट है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट अ डीसी करंट, दिस इज योर एसी करंट, क्योंकि जो भी एंटीना रेडिएट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज हैविंग द एसी करंट, क्लियर। तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर रेडिएशन होगा, और क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो मैक्सिमम करंट गिवन है जो सारे एंटीना कैरी कर रहा है, ठीक है। तो आर एम एस को मैक्सिमम के फॉर्म में लिखना है, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट टू हो जाएगा, स्कोरे का स्क्वायर इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। अब आपको ये पता है कि आई एम की वैल्यू गिवन है, आई एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 एम्पियर, तो ये 1 हो गया अपॉन रूट टू हो गया, ठीक है, आई एम अपॉन रूट टू हो गया, इसका स्क्वायर इंटू 73 ओम, 73 क्या रेडिएशन रेजिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, आपको आंसर मिल गया 36.5 वाट। तो ये हमारा आ गया रेडिएटेड पावर, ठीक है। इसका जो पहला आंसर हो गया आपका, इसका निकालना है फर्स्ट नल टू नल बीम विड्थ। नल टू नल बीम विड्थ कैसे निकालेंगे, एक नल टू नल बीम विड्थ निकालने के लिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओके, हाँ एक बात आपको और ध्यान रखनी है, नल टू नल बीम विड्थ क्या होती है, फॉर्मूला बताइए। अगर इसी में रेडिएशन रेजिस्टेंस भी पूछा जाता तो आप सीधे क्या रखते, हाफ वेव डाइपोल है इसलिए 73 ओम डायरेक्ट रख देते, ठीक है। लेकिन इसने जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस, हमने 73 ओम क्यों रख दिया डायरेक्टली, क्योंकि हाफ वेव डाइपोल बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्टली 73 ओम रख दिया। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में नॉर्मली कोई डाइपोल स्पेसिफिकली ना मेंशन होता या हर्ट्जियन डाइपोल मेंशन होता तो हम उसके लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या रखते, 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको लेंथ रखनी पड़ती है एंटीना की, इसको लैम्डा से डिवाइड करते, ये जनरल रिलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एंटीना दे दिया, जैसे यहाँ पे दिया है हाफ वेव डाइपोल एंटीना, तो हाफ वेव के केस में लेंथ जो होती है वो मेनली हमारी सॉरी रेडिएशन रेजिस्टेंस डायरेक्टली 73 ओम होता है और लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो अब सेकेंड हम निकालते हैं फर्स्ट नल बीम विड्थ। तो फर्स्ट नल बीम विड्थ हमारी क्या होगी, 2 लैम्डा बाई एन डी होती है, किस केस में, ब्रॉड साइड एरे के केस में, ये हम डिराइव करवाए हैं, ठीक है, ये मैंने डिराइव करवाया आपको फर्स्ट नल बीम विड्थ, अगर आप नोट्स देखेंगे मैं डिराइव कराया है मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट नल बीम विड्थ इज 2 लैम्डा बाई एन डी, ठीक है, ये एन इंटू डी, डी की वैल्यू हमने रख दिया लैम्डा बाई 2, क्योंकि स्पेसिंग गिवन है, लैम्डा बाई 2 है सारे एलिमेंट के बीच में, स्पेसिंग हमने लैम्डा बाई 2 रख दिया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो मैं आ गया 2/6 इंटू 6/2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4, 4/6, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.67 आंसर रेडियन में आएगा। रेडियन में क्यों आएगा, क्योंकि जो विड्थ है वो बेसिकली फर्स्ट नल टू नल वेव विड्थ वो हमारा एंगल में है, ये देखिए, दिस डिसाइड्स द एंगल, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना एंगल बन रहा है सर, हाँ ठीक है। तो ये एंगल बता रहा है कि कितना हमारा दोनों पॉइंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है ना, स्पेसिंग एंगल, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका हो गया, ठीक है, तो इसकी इसीलिए हमने यूनिट क्या रखी है, रेडियन रखी है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द 7th वन, ये हमने शेयर किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 7 देखिए, derive the formula for first null beamwidth for an end fire array of an isotropic point source of equal amplitude and spacing। ये क्वेश्चन भी मैं डिराइव करा चुका हूँ, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए इफ यू सी ये भी हमने डिराइव कराया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इसमें हमने ये देखिए ब्रॉड साइड एरे था, इसके लिए हम लोगों ने निकाला था
ये फर्स्ट नल बीम विड्थ 2 लैम्डा बाई एन डी, यही हमने यूज किया था। ये जो n इंटू डी होता है ये बेसिकली l होता है, इसको लेंथ बोलते हैं। दिस इज एंटीना लेंथ या एलिमेंट की लेंथ, तो n इंटू डी इज योर लेंथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड फायर एरे के लिए भी देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे बीम विड्थ निकलवाई थी, ये देखिए यही बीम विड्थ की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 लैम्डा बाई एन डी। ठीक है, तो दिस यू नीड टू डू दिस, ये आप यही आपको करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ दोबारा, जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द। 8 तारीख को सभी का नाम लिखवाया। ये तो 7th क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, डेरिवेशन की मैं जो बात कर रहा था। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th है कैलकुलेट द डायरेक्टिविटी इन डीबी फॉर द ब्रॉड साइड एंड एंड फायर एरे कंसिस्टिंग ऑफ 8 आइसोट्रोपिक एलिमेंट सेपरेटेड बाई लैम्डा बाई 4। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, ये भी मैं कराया हूँ, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें डायरेक्टिविटी आपको डीबी में निकालनी है फॉर ब्रॉड साइड एरे एंड एंड फायर एरे दोनों के लिए, जिसमें एलिमेंट आपके टोटल 8 हैं, तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, और स्पेसिंग जो है एलिमेंट में वो लैम्डा बाई 4 की है। तो ये दोनों गिवन है। अब आपको सीधे क्या करना है, डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और डायरेक्टली आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, एंड फायर और ब्रॉड साइड दोनों के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सोल्यूशन हमने डिस्कस किया है बच्चों को, ये हमने आप लोग को भी शेयर कर रखा है, आप लोग देखिएगा और मैं दिखा रहा हूँ। ओके, इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए 8th क्वेश्चन है ये, जिसमें हमारे नंबर ऑफ आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन देखिएगा ये वाला। ठीक है, आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स 8 हैं, स्पेसिंग लैम्डा बाई 4 है, तो डायरेक्टिविटी निकालना है डीबी में दोनों के लिए, ब्रॉड साइड एंड इंफायर एरे के लिए। तो पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट नल बीम विड्थ हमने ब्रॉड साइड एरे के लिए जानते हैं हम क्या होती है, 2 लैम्डा बाई एन डी। लैम्डा को हमने नीचे कर दिया तो ये हो गया 2 अपॉन एन डी बाई लैम्डा। एन डी को मैंने बताया था ये एलिमेंट ऑफ लेंथ एलिमेंट होता है। ठीक है, एंटीना लेंथ एलिमेंट, तो ये एल हो गया, एंटीना की लेंथ हो गया एन इंटू डी अपॉन लैम्डा, तो एल अपॉन लैम्डा हो गया। तो एल की वैल्यू क्या है, एन इंटू डी, और एन और डी दोनों ही हम लोग को पता है। ठीक है, एन इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 8। ठीक, और डी इज द स्पेसिंग, स्पेसिंग इज लैम्डा बाई 4। तो इससे हमने सॉल्व कर लिया, 4 2 8 आ गया, तो एल एल आ गया 2 लैम्डा मीटर। ठीक, लेंथ आ गया 2 लैम्डा मीटर। अब जब लेंथ मिल गया, तो जो ब्रॉड साइड एंटीना के लिए डायरेक्टिविटी होती है वो 2 एल बाई लैम्डा होती है। ब्रॉड साइड एंटीना की जो डायरेक्टिविटी होती है वो 2 एल बाई लैम्डा होती है। एल की वैल्यू हमने रख दिया जो हमने निकाला यहाँ से, ये देखिए एल हमने निकाला है 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा में यहाँ रख देंगे। 2 लैम्डा बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 4। तो दिस इज द नॉर्मलाइज डायरेक्टिविटी दैट इज 4। इसको डीबी में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 log 10 4, log 4 की वैल्यू रख दीजिए 0.602, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12.04 dB आ जाएगा। ये आपका dB में वैल्यू आ गई। ठीक, सिमिलरली फॉर इंड फायर एरे, इसी का बी पार्ट है, इंड फायर एरे में के लिए भी यही चीज करनी है। तो इंड फायर एरे के लिए आपको डायरेक्टिविटी क्या होती है, 4 एल बाई लैम्डा। ब्रॉड साइड के लिए डायरेक्टिविटी 2 एल बाई लैम्डा होती है, इंड फायर के लिए 4 एल बाई लैम्डा होती है। एल दोनों का सेम रहेगा क्योंकि एन इंटू डी दोनों मल्टीप्लीकेशन सेम ही रहेगा, एल एल की वैल्यू। ठीक है, तो एल आपका आ जाएगा 8 इंटू लैम्डा बाई 4, डी आपका लैम्डा बाई 4 है। ठीक, तो 4 2 8, सो दिस रिजल्ट विल गिव यू 2 लैम्डा मीटर। ठीक है, तो डी आ जाएगा 4 इंटू 2 लैम्डा बाई लैम्डा। क्या हुआ, तो क्लास ले रहे हैं, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 लैम्डा बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 4 2 8 आ गया, तो डी की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, डीबी में अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 log 10 8। ठीक है, 20 log 10 इंटू
8 नॉर्मल वैल्यू, तो 20 log 10 8, तो रिजल्ट आ जाएगा 18.06 dB। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग 9th क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो 9th पहले हम दिखा देते हैं 9th क्वेश्चन है क्या ट्यूट में, देन वी कम टू द 9th पार्ट, 9th क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, ये बेटा सारे सॉल्यूशन शेयर्ड हैं, आप लोग क्लासरूम में देख लीजिएगा। ट्यूट 4 के नाम से, ट्यूट 4 सॉल्यूशन के नाम से मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, जो भी मैंने कराया है ये। 9th है, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रॉड साइड एंड इंडफायर एरे इफ द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इज 15। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेंथ आपको निकालनी है दोनों के लिए। ठीक है, लेंथ जो होती है बेसिकली, लेंथ इज व्हाट, लेंथ आप लोग को पता है, लेंथ इज n इंटू डी होता है। ठीक है, n इंटू डी, दिस इज योर लेंथ। क्लियर, तो दोनों के लिए निकालना है। अगर मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन 15 है, डायरेक्टिव गेन 15 दिया हुआ मैक्सिमम, तो इसका मतलब डायरेक्टिविटी जो हो जाएगी 15 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन दिया है आपको, और ये आपका बराबर होता है डायरेक्टिविटी के, तो ये आपका 15 है, तो डायरेक्टिविटी आपकी 15 आ जाएगी। ये 15 वैल्यू हम लोग रख देंगे डायरेक्टिविटी की जगह, क्योंकि डायरेक्टिविटी हमको अल्टीमेटली पता है, जो डायरेक्टिव गेन है वही डायरेक्टिविटी है। ठीक है, अब आप देखिए, इसको मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूं आपको। ये हमारा सोल्यूशन है, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन गिवन है, एंटीना एरे लेंथ आपको निकालना है फॉर ब्रॉड साइड एंड इंडफायर एरे। तो वी नो दैट द एंटीना एरे लेंथ फॉर ब्रॉड साइड एरे इज, निकालना है, तो इसमें हमें डायरेक्टिविटी पता है। डायरेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्या है ब्रॉड साइड एरे के लिए, d इज इक्वल टू 2l बाई लैम्डा। ठीक, यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी d लैम्डा बाई 2। ठीक है, d लैम्डा बाई 2 आ जाएगी, d की वैल्यू 15 है, लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 लैम्डा बाई 2। लैम्डा आपको गिवन नहीं है, तो आपको इसी के टर्म में रखना पड़ेगा, तो 15 लैम्डा बाई 2 आ गया आपका मीटर में लेंथ। ठीक है, सिमिलरली फॉर इंडफायर एरे द डायरेक्टिविटी इज 4l बाई लैम्डा, तो यहाँ से l हो जाएगा d इंटू लैम्डा बाई 4, d की वैल्यू 15 है, 15 इंटू लैम्डा बाई 4, तो 15 लैम्डा बाई 4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन हो गया आपका। 9, इसके बाद 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन द वर्टिकल पैटर्न। ये हम क्लास में करा चुके हैं। इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैटर्न मैंने दोनों ही पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, दिखा देते हैं हम आपको, कुछ लोगों को दिखा भी देता हूं मैं, नोट्स में है, वैसे मैं नोट्स शेयर किया हूं, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल पैटर्न दिख रहा है सभी को। ये दोनों के लिए मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल के लिए भी और वर्टिकल के लिए भी। ठीक है, ये वर्टिकल पैटर्न हो गया, ये डायग्राम है, ये पूरा हमने बाउंड्री कंडीशंस ये सारी चीजें बताई थी आपको। ठीक है, फिर रेडिएशन पैटर्न हॉरिजॉन्टल एंटीना के लिए भी बताया था अबव द अर्थ, ये सारी चीजें हम बताएं, तो यही आपको करना है। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, फिर इसके बाद जो आपका है मेन, ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। ठीक है, 11th, व्हाट डू यू मीन बाय यागी उड़ा एंटीना, ये हमने बहुत अच्छे से समझाया है। डिजाइन, डिस्कस इट्स डिजाइन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फोल्डेड डाइपोल एंटीना, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसका इम्पीडेंस भी मैंने डिराइव कराया है, आपको दिखा देते हैं। फोल्डेड डाइपोल एंटीना और इसका इम्पीडेंस मैंने डिराइव कराया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप, पहले ये यागी उड़ा एंटीना का कराया था। ठीक है, ये यागी उड़ा एंटीना है, पूरा हमने इसको डिराइव कराया, वो कराया, डिजाइन पैरामीटर सारे बताए हुए हैं। ठीक, लेंथ, इसका फोल्डेड डाइपोल एंटीना बताया था, ये देखिए। ठीक, इसका रेडिएशन पैटर्न और रेडिएशन रेजिस्टेंस हमने डिराइव कराया, ये देखिए, यही पूछा गया डेरिवेशन। ठीक है, आर आई की वैल्यू ये पूरा हमने 292 ओम निकलवाया था, तो यही आपको करना है। ठीक है, फिर लॉन्ग वायर एंटीना है, ये भी अगला क्वेश्चन यही है। लॉन्ग वायर एंटीना भी पूरा हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह सब बताया आपको प्रॉपर तरीके से, रेडिएशन पैटर्न के साथ, और डिजाइन पैरामीटर्स भी बताए हैं, सारी चीजें हमने बता रखी हैं। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं ट्यूट के, अगर आप देखें तो 4th के। ठीक है, एक्सेप्ट द सेकेंड क्वेश्चन, वो छोड़ दीजिए आप अभी। ठीक है,
ये देखिए 13 क्वेश्चन भी हो गया, अभी हमने दिखा दिया नोट्स में। लॉन्ग वायर एंटीना या हार्मोनिक एंटीना इसको बोलते हैं, ये होता क्या है इसको समझाना है रहेगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोग को इतना पढ़ा दिया, इसी में से आ जाएंगे क्वेश्चन, ये हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं। कुछ आप लोग की क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स में भी देख सकते हैं। राइट द फील्ड एक्सप्रेशन फॉर द शार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फार फील्ड, तो इसमें केवल एक्सप्रेशन लिखना है फार फील्ड के लिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड विच आर एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, कंपोनेंट बताने कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना। फिर है डिफाइन हर्ट्जियन डाइपोल। ठीक है, इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीना एरे। ठीक, एंटीना एरे होता क्या है। इसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पैरासिटिक एरे। फिर व्हाट इज फ्रंट टू बैक रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग वायर एंटीना, डेफिनेशन हमने बता ही दिया है। फिर व्हाट वुड बी द इम्पीडेंस ऑफ हाफ वेव डाइपोल एंटीना ऑफ 3 वायर। ठीक है, तो क्वेश्चंस आई थिंक सभी के हो जाएंगे ये, शॉर्ट आंसर वाले भी। बाकी बड़े क्वेश्चन हमने लगभग सब करा दिए ऑलमोस्ट। एनीबडी हैव एनी डाउट। ट्यूट 5 आज हम आपको शेयर करेंगे। ट्यूट 5 भी हम दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट वेट करिएगा। ओके, ये आपका ट्यूट 5 है, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी टोटल आपके करीब 13 क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 15 क्वेश्चन। ठीक है, और ज्यादातर इसी तरह के बेसिक टाइप के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस विद सुटेबल डायग्राम, ये हमने आज करा दिया है आपको। पहला ही क्वेश्चन देखिए। सर सर हेलो, सर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कर ले तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ना। नहीं जितने मैं करा दे रहा हूँ उतने तो कर ही लीजिए ना। मैं सारे ही ओके लगभग सर। बता देता, मैं तो सारे बता दे रहा हूँ बेटा। सोल्यूशन भी भेज दिया ट्यूट 4 का पूरा। यस सर। तब तो कर ही सकते हो ना, देख के भी नहीं कर पाओ तो करोगे क्या फिर। नोट्स सारी चीज आके, सारी चीजें नोट्स में। कर लेंगे सर। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज तुम्हारी ऐसी है जो तुम्हें पता ही नहीं है। केवल सेकंड क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, एक एक जो डेरिवेशन वाला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। बाकी उसके अलावा सब कर लीजिएगा, सब हो जाएंगे। सब करा ही दिए मैंने लगभग। और ओके ये सर। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ यूनिट देख सकते हैं आप। और छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े नहीं है। आप इसको मतलब आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। पढ़ना तो ही है आप लोग को भाई, टेस्ट वगैरह तो देना ही है, तो पढ़ लो तो ठीक है। ठीक है, पढ़ोगे तभी तो कर पाओगे। पढ़ोगे नहीं तो यस करोगे सर। कैसे। पढ़ना तो वैसे भी पड़ेगा, तो इसी बहाने तुम्हारा एक नोट्स बन जाएगा। क्योंकि जो हमने शेयर किया है नोट्स, अभी हम आपको दिखा भी रहे थे। ठीक है, पूरा यूनिट 4 के नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप देखे हो तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये पूरा जो भी हम आप ही लोग के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं। ये जो भी चीजें हैं सब आपके लिए हैं, आपको ही पढ़ना है। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, शायद आपका ही, आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप यस नहीं सर। पढ़ेंगे नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या है। देखिए एक एक चीज लिख लिख के तो पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरा एक एक डेफिनेशन तक लिख के एक एक प्रॉपर तरीके से ही क्यों कर रहा हूँ, कि आपको कहीं ना कहीं नोट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, कि आपके पास ये चीज नहीं है, आपके पास वो चीज नहीं है। इज इट क्लियर, समझ रहे हैं। ये सब आप यस ही के सर। लिए बनाया हुआ है। बाकी आप लोग पढ़ना ही पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा ना, नहीं पढ़ोगे तो यार फिर क्या है, तो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एवरीथिंग है। तो आप पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए पूरी यूनिट है, यूनिट 4। ज़्यादातर चीज़ें इसमें, मैक्सिमम चीज़ें सब मैंने कवर कर ली हैं। ठीक है, टॉपिक जितने भी आपके ओके सिलेबस सर। वाइज मेंशन है। ऐसे ही यूनिट 3 का भी है। यूनिट 3 भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे मैंने यूनिट 3 का भी पूरा भेजा हुआ है आपको कंटेंट। ठीक है, अब यूनिट 5 अभी चल रही है, उसका भी पूरा भेज देंगे हम आपको। ठीक है,
ये देखिए इसमें भी हमने आपको काफ़ी कुछ भेजा था, और अगर आपने देखा हो तो 2-2 3-3 पार्ट में करके हमने भेजा है, क्योंकि 2-2 3-3 पार्ट में पूरी यूनिट हमने कवर करी है। ये देखिए, ये यूनिट 2 का है, ये पूरा यूनिट 2 था जो हमने आपको भेजा था पहले। ठीक है, ये भी 2-2 3-3 पार्ट में हमने कवर किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, सारे नोट्स शेयर्ड हैं, जब भी जितना भी पढ़ाया है वो सब शेयर्ड है आपके पास। आप पीडीएफ फॉर्म में मैंने सब बना बना के शेयर कर दिया है, ये देखिए, ये सब शेयर्ड है आपको जितना भी कुछ पढ़ाया है। बस ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो आप ही का काम है, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे। ठीक है, हाँ तो मैं ट्यूट 5 की बात कर रहा था, 1 मिनट में फिर से उसी पे आता हूँ। ठीक है, ट्यूट 5 में देखिए, मेरा यही मेथड भी है, इसी तरह से हम पहले भी पढ़ाते थे, आप लोग को याद हो जब पहले मैंने पढ़ाया है। तो इसी तरह से आपको क्लास में हम इसी तरह से सब कुछ नोट्स वगैरह प्रॉपर बनवा के तभी तो ऐसे आगे बढ़ते थे। याद है, नहीं याद है? यस सर, याद है। तो यही प्रोसीजर तो फॉलो करते थे, ईडीसी में भी यही चीज़ फॉलो किया था। ठीक है, तो पढ़ोगे और कहीं ना कहीं उसका तुम लोग को फायदा भी मिलता है। मिला था कि नहीं मिला था फायदा? मिला पढ़े था थे सर। जब। हाँ, तो बस वही चीज़ है ना, नोट्स बनाते हो तो फायदा भी तो पाते हो। तो ये सब यस चीज़ें हैं, सर। है ना। तब सब्जेक्टिव पेपर भी खैर होते थे, अभी तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है। लेकिन इसको ये मान के मत चलिए कि आपको केवल पास होने के लिए पढ़ना है। ये सब्जेक्ट एज इट इज़ आपका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके गेट वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो आप इसको मतलब उस रिगार्डिंग भी थोड़ा पढ़िए, क्योंकि आने वाला जो आपका टाइम है वो आपका पूरा कंपटीशन बेस्ड है। ठीक है, आप पास हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, या तो भाई प्लेसमेंट हो जाए आपका। अगर कहीं बाई चांस किसी का प्लेसमेंट नहीं होता है तो वो क्या करेगा, वो तैयारी करेगा, यही तो करेगा। तैयारी करेगा, कोचिंग करेगा, यही सब करेगा। तो उसमें यही सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ का टीचर कोई बहुत स्पेसिफिकली कुछ ऐसी कुछ पढ़ा देगा। वहाँ बच्चे इसीलिए प्रॉब्लम फील कर फेस करते हैं क्योंकि वो क्लास टाइम पे सिंसियर नहीं होते हैं। जब बीटेक में पढ़ाया जाता है तब उस सब्जेक्ट को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ें फेस करें। तो इसीलिए जो भी टीचर जो इस आपका एटलीस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए। फिर वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आईईएस हो चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे नेट का एग्जाम हो, सब में फ़ायदा करेगा। जितने भी टेक्निकल लेवल के पेपर होते हैं सब में फ़ायदा करेगा। ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर थोड़ा सा आपको फोकस बनाना पड़ेगा। नॉन कोर सब्जेक्ट में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर सब्जेक्ट को बहुत थोड़ा वेटेज देना पड़ेगा आपको। नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी, जो फैक्ट है। अच्छा, तो खैर ट्यूट 5 आपके सामने शेयर हो रही है, अगर आप इसको देखें तो पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस विद सुटेबल डायग्राम। ये आज ही मैंने पढ़ाया है, आपको याद होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस पढ़ाया था। बताइए, अभी दिखा यस देता सर। हूँ। आज ही मैंने यस पढ़ा है, सर। ये टॉपिक मैंने आज ही कवर किया है विद डेरिवेशन पार्ट। अगर आप देखें, ये देखिए, ये 5वीं यूनिट थी आपकी, शेयर हो रही होगी। ये देखिए, पूरा हमने आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम अर्थ सरफेस दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ये। यस सर। ये यस सर। टॉपिक आज हमने कराया था। ठीक है, पूरा हमने प्रॉपर तरीके से आपको किस चीज़ समझाते हुए इसके डेरिवेशन पार्ट तक हम गए थे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा हमने ये सारी चीज़ें ये डिराइव कराया था आपको। ये वेव फिर हमने लास्ट में ये डायग्राम बनवाया था कि कैसे डायरेक्ट वेव आती है, कैसे ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके वेव आती है रिसीवर पे। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। ठीक है, अलॉन्ग विद द डेरिवेशन पार्ट। ठीक है, तो ये पहला ही क्वेश्चन था इस यूनिट का, मतलब 5th यूनिट का। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इन स्पेस वेव प्रोपागेशन विद सुटेबल डायग्राम। कि एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट है इन स्पेस वेव, तो ये हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, अभी भी हम करा देते हैं आपको, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा, हम आपको करा ही देते हैं क्वेश्चन, वैसे क्लास में भी हम कराएंगे। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट है, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ऑन द
व्हाट स्पेस वेव प्रोपगेशन। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं मोस्टली जिस तरह से मतलब जो मेरा पैटर्न है आप लोग को क्वेश्चंस कराने का या मतलब वे ऑफ टीचिंग है, वो मैं सिलेबस वाइज ही चलता हूँ। मैं नॉन सिलेबस वाइज मूव नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ठीक, तो इसलिए जो है थोड़ा सा सिलेबस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपके क्या सिलेबस में है वो चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन करा देते हैं कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इन स्पेस वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये मैं आपको एक मिनट इसी में करा देता हूँ, ये आप लोग भी नोट कर लीजिए। एक मिनट इसी में मैं नोट करा देता हूँ। ओके, सो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिए। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट एटमॉस्फेरिक इफेक्ट in space wave propagation, in space wave propagation। ठीक है, स्पेस वेव प्रोपगेशन में एटमॉस्फेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आपके गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर वेपर भी है। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स भी हैं, गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो आपका एक क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनकी वजह से क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेसिकली वो हायर हो जाता है, यूनिटी से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो हमारे स्पेस में गैस मॉलिक्यूल या वेपर हैं, वाटर वेपर्स हैं, इनकी मौजूदगी की वजह से जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो डेंसिटी है एयर एंड वाटर वेपर की, ये बहुत ही वेरी करने लगता है हाइट के साथ। डेंसिटी जो, चूंकि आपको पता है जो डेंसिटी होती है एयर की एंड वाटर की, वेपर की,